नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीसी को लेकर। इसका नाम है टीसीसी कंसेप्ट लिमिटेड। कंपनी वेबसाइट्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन देती है वो कहती है कि डेटा साइंस हो, डेटा इंजीनियरिंग का काम, पैथॉन डेवलपर का काम काज करती है। और यदि उसको दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो कंपनी कहती है कि हम आईटी सेक्टर के अंदर है, जिसमें अलग अलग उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जहाँ पे ब्रांड फोर्ड की बात, ट्राइडेंट डॉट एआई की बात करती नजर, एंटरप्राइजेस का कस्टम सोल्यूशन को लेकर के कामकाज के लिए वेबसाइट्स पे मेंशन करती है। वहीं पे बीएससी के अंदर जब कंपनी लिस्टेड है तो उसको जिस इंडस्ट्रीज के अंदर रखा गया उसका नाम है ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर। और जो इनकम जनरेट होता है कंपनी का वो होता है रेंटिंग एंड इससे लीजिंग बिजनेस, जहाँ सेगमेंट वाइज कहते हैं कि ब्रोकेज एंड द अदर सर्विसेज, जो कि रेंटल एंड लीजिंग्स इक्विपमेंट्स को लेकर के, और सेगमेंट ऑफ आईटी सर्विस को लेकर के 0/0 की बात। जबकि अनएलोकेशन फंड में थोड़ा सा पार्ट्स की बात करती नजर आई है। तो क्यों नहीं आज के स्टॉक लर्निंग में इस कंपनी के प्रति जानने का प्रयास करते हैं, जो फिलहाल कुछ दिनों से 1 महीने के चार्ट में देखने को मिला कि इसमें एक बड़ी बॉटम के आसपास आने के बाद मार्केट दोबारा चलने के लिए तैयार होती है। और रिजल्ट की पार्ट इनका भी आ चुका है और पिछले 6 महीने में ओवरऑल एक लंबी ऊंचाइयों पे चढ़ने के बाद एक लंबी गिरावट हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ, हमने इस पे पहले भी एक बार स्टडी किया था, वो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हम इसमें कुछ गोल्डन रूल को समझेंगे जिसकी बेसिस पे हम अपने रिस्क को हमेशा मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, अपने घर वापसी ला सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट दिखती हुई प्रॉफिट को जब तक कट नहीं कर रहे तब तक घर वापसी नहीं आती है। तो थोड़ा सा पार्ट को समझने की प्रयास करेंगे आज की इस लर्निंग में टीसीसी कंसेप्ट लिमिट। जहाँ पे कंपनी की तरफ देखें तो बुक वैल्यू 186 का इंटरेंसिक वैल्यू बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक कहता है, कंपेरिजन टू यदि ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर है उनके पास कुछ होगा नहीं एसेट्स के पास। लेकिन इस कंपनी में डिमांड इतनी ज़्यादा है स्टॉक खरीदने को लेकर के, सोचने वाली बात है। जहां इसी सेक्टर की बाकी सभी कंपनियां में अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे कितना का है, 30x का कहता है, वहां पे 402x का भीड़ का है, जिसकी वजह से डिमांड 541 के आसपास, जबकि हायर टू हायर 800 रुपये तक का डिमांड गया था। अब यहाँ से लुढ़कना चालू होती नजर आती है या दोबारा चलने के लिए तैयार हो सकती है। जहाँ आरओसी और आरओई बिल्कुल नहीं के मुताबिक कामकाज देखने को मिला है, जहाँ प्रमोटर की होल्डिंग करीब 59% के आसपास, करंट रेशियो का माप काफी ज्यादा कहता है। इसके प्रति कुछ चीजों को हम समझेंगे जिसका नाम है रिकंसलेशन, जबकि डेट्स को लेकर के बिल्कुल साइलेंट, जीरो की बट्टा जीरो की। इन सभी एक्सपेक्टों के थ्रू हम समझने की प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये ओवर वेटेज है, काफी ओवर टू ओवर वेटेज की बात कर, इसके तरह से ओवर वेटेज है और इसके अकॉर्डिंग ये दो करीब करीब 300% की उछाल किया है बुक में। दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग आर टू आर को जानेंगे, जिसमें रिस्क टू रिकंसलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एज वेल एज रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे। पहले एक नज़र इसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस, जहां रिजल्ट के बारे में देखा गया कि सितंबर टू सितंबर में कंपनी का रिजल्ट में करीब 97% की उछाल आती है सेल्स के अंदर। ऐसे ही ईबीटाज में 1900% की, नेट प्रॉफिट में 800% से ज़्यादा का, और ईपीएस में 372% की उछल कूद करती हुई एक लेवल पे आके पहुंची है। कंपेरिजिंग टू द जोन पीरियड, जो यहाँ पे लॉस था वहाँ पे यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं था, नियर अबाउट थोड़ा सा पार्ट रहा है 10% की। चलिए इसको जरा इन परतों को खोलते हैं, जहां ट्रेंडिंग भी हमारे सामने दिखता है। जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने 4 करोड़ की सेल्स भी आया। आखिर सेल्स में सबसे ज़्यादा सेल्स किससे है, ब्रोकरिंग से है।
इसके अलावा देखा जाए 4 करोड़ में 2 करोड़ की प्रॉफिट, 2.5 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है, अर्थात 67% की नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें। ईयरली ग्रोथ और लास्ट 12 महीने के डेटा को देखें तो जो 4 करोड़ हुआ करता था वह 11 करोड़ कन्वर्ट होता है, मतलब सेल्स में क्या हुई, लगातार वृद्धि देखने को मिला है। और लास्ट जो कुछ पीरियड था उसमें करीब करीब 50% के नियरली इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और 40% से ज़्यादा की बात यदि है नियर अबाउट नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती नजर आई है। इसी पहलू पे यदि हम ध्यान दें रिस्क को लेकर के, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहा। अभी सितंबर का रिस्क की बात तो नहीं करती है कि इनके पास सितंबर तक वाले में पैसा दिया कि नहीं दिया, लेकिन सोचने वाली बात है यदि ब्रोकिंग काम हो, रेंटिंग का काम हो या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, आपने काम कर दिया, पैसे भूल जाइए, अगले साल हम दे देंगे, ऐसा हो तो सोचने वाली बात है। बाकी रिस्क तो हाई रिस्क की बात करती है। हाई रिस्क के साथ नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे तो वो यहाँ पे बोरोइंग्स को लेकर तो डिक्रीज किया है, और निवेश काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा निवेश करके रखा है, जबकि जो अदर पार्ट्स था वो काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा। इनकी जो उधार की पार्ट रहा, भले ही उधार की पार्ट 1 साल के बाद मिलेगा, लेकिन जितना उन्होंने प्रॉफिट देख बुक किया था यहाँ पे उससे तो करीब 4 गुना था, 400% के आसपास का। लेकिन आज के टाइम की बात किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम आंकड़ा दिखाती है, और इसी बेसिस पे कई बार कुछ खराब है, कुछ अच्छी बात निकल के आ जाती है। जहाँ पे रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे, रिस्क टू रिवार्ड की देखेंगे, तो आखिर क्या इसके प्रति डिमांड्स की बात कर नजर आती है। इनका ऑडिट रिपोर्ट को हमने एक नज़र समझने का प्रयास। अब देखिए इसमें क्या हुआ, लास्ट अपडेटेड में कुछ डेटर्स, कुछ रेशियोज की बात तो कंपनी करती नहीं है। यदि कुछ कंपनी रेशियोज को लेकर के बात कहती और कुछ कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशंस देती तो शायद बेटर हो सकता था। मुझे लगता है कि यहाँ पे खुद ही कैलकुलेटर लेकर के बैठना पड़ेगा और कैलकुलेट करके हर एक्सपेक्ट को देखना पड़ेगा, जो आखिर क्या हुआ, कितना परसेंटेज है, कैसे हो रहा है, कितना परसेंटेज की ग्रो है, कितनी परसेंट का डिक्रीज करती है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को खुद ही कैलकुलेटर बेस पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुछ एस्पेक्ट को यहाँ पे कुछ मदद से, चाहे वो स्किनर की बात करें या गूगल फाइनेंस की बात करें, मैंने वहाँ से कुछ डेटा को कैप्चर कर लिया। अब सवाल आता है कि कंपनी में रिटर्न ईयरली बेसिस का क्या रहा। तो यहाँ पे लास्ट 1 साल में जो सेल्स था वो 591% बढ़ती है, सेल्स 1100% बढ़ती है, और प्रॉफिट भी स्टॉक प्राइस सीजीआर में नियरली 500% के आसपास गिर चलती है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात बिल्कुल ही नहीं करती, जो कि इनकी सेंटिमेंट को बिगाड़ता ना। अब सवाल है निवेश को लेकर। इस कंपनी में कोई भी निवेश की बात किया जाए तो एफआई बिल्कुल नहीं है। एक डीआई है, जो लोकल डीआई इसको कहते हैं, एक बड़ी डीआई की बात तो नहीं कर सकते। एक डीआई है, लेकिन डीआई के पास, डीआई कहाँ कहाँ पे पैसा लगा रखा है, कुछ कंपनी में इनका पैसा है, कहाँ पे ओप्पो, कार्नाज, वेल्स, टीसीसी, कंसेप्ट, 4-5 कंपनी में इनका कुछ कुछ पैसा लगा हुआ है, मोबाइल फोर्ज, गुड लक इंडिया, इन सब कंपनियों में। इसके अलावा की बात किया जाए तो आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग था वो काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी काफ़ी है, जो और काफ़ी सारे पैसे लगा के रखे हैं। और ऑलमोस्ट जो इंटरेस्ट की बात ये है, भले कंपनी का मार्केट कैप 1900 करोड़ का हो, लेकिन कंपनी में इंटरेस्ट की बात ये है जो मार्केट में न्यू प्लेयर डबल से ज़्यादा आए हैं, और यहाँ पे करीब करीब 2700 के आसपास शेयर होल्डर की लिस्ट बनती नजर आई है। मतलब यहाँ पे दबा के बेचा गया, सितंबर के पीरियड में जब दबा के बेचा गया तो न्यू प्लेयर यहाँ पे, यही इन्होंने डेटा की बात की कि न्यू प्लेयर क्यों आते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो लगातार अच्छा चल रहा है तो आगे भी चलेगा, उसके लिए चलते हैं, फिर मार्केट में जैसे लेते हैं तो फिर ये डिप कर जाती है। इसके लिए क्या गोल्डन रूल अप्लाई कैसा होता है, इस पर हम थोड़ा सा पार्ट को चर्चा करते हैं। जहाँ तक देखा जाए पिछले कुछ सालों में, 1 साल की बात करूँ जाए या तो 500%, और पिछले 5 सालों में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल बनी है, बनाई थी एज अ टाइम फ्रेमिंग, बट यहाँ पे एक बॉटम के आसपास की आकर के खड़ी हुई।
इसको कहते हैं जो ब्रेक डाउन के आसपास आके बनी, और क्या यहाँ से दोबारा चलने के लिए ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है? हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे केवल और केवल इस पर्पज से लिया जो हमें आगे चल करके बेनिफिट होगा, या तो वो पैनिक के बेसिस पे बेच दिए, या उनके लिए गोल्डन रूल क्या अप्लाई कर। मैं ये नहीं कहता हूँ आपने कब लिया, आप कब बॉटम पे लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये आप जब चाहें तब एंटर कर सकते हैं, जब चाहे तब कीजिए। जहां पे लिया उसको बॉटम मानते हैं, ऊपरी सतह के लिए एक्सपेक्टेशन मांगते हैं जितना हमारी इच्छा हो, और नीचे वाले को हम रिस्क मानते हैं। रिस्क के साथ में दो कंडीशन को और अप्लाई करते हैं इधर से, इसका नाम है टर्म और इसका नाम है ग्रो। कितनी टर्म की एक्सपेक्टेशन है, कितनी ग्रोथ के बेसिस पे सोचना चाह रहे हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइंड करके चारों को एक आपस में बनाइए नक्शा, और उसके बेसिस पे रिस्क, खुद की फाइनेंशियल रिस्क होगी और खुद की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन होगा। नियर अबाउट पे जाती है तो उसको कहते हैं प्रॉफिट, को उसको बुक करते रहना चाहिए, और जैसे नियर अबाउट इसके आसपास रिस्क मिनिमाइज करते हैं, तभी हम यहाँ से रिस्क कम करके यहाँ से प्रॉफिट को लेके घर आ सकते हैं। अदरवाइज कई बार सेंटीमेंट के बेसिस पे यहाँ पे केवल और केवल एसएल लेकर के निकल जाते हैं, सोचते हैं यार बहुत बेकार हो गया, बहुत ख़राब हो गया, बहुत सिचुएशन ये हो गया, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए मार्केट में एक अंदर से आवाज़ आता है, अच्छा हमने तो डिसिप्लिन ही नहीं दिखा। डिसिप्लिन का मतलब आपकी खुद की पॉलिसीज़ क्या हैं, पहले आपको खुद की पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें स्टेबल सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप लॉस लेके निकल सकते हैं, निकल जाते हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने किसी कंपनी को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल करता हूँ, ओनली एज ए लर्नर। यदि आपको वैल्यू एडिशन मिलता है तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।